हेलो एंड वेलकम टू प्रिपेयर आईएएस। आज हम एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओजोन लेयर बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, लेकिन जब कभी हम एग्जामिनेशंस में इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्वेश्चंस आसान होते हुए भी गलत कर देते हैं। अब हमें ये देखना है कि हम इस टॉपिक को कैसे पढ़ते हैं। अगर हमने इस टॉपिक को बहुत क्लियरली पढ़ा है, इसको पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा है, इसके ईच एंड एवरी पार्ट को बहुत ही डीपली और बहुत समझ के पढ़ा है, तो इससे आसान क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसके क्वेश्चंस ना सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि मेंस एग्जामिनेशंस में भी आते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया है और इस टॉपिक को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ओजोन लेयर एंड ओजोन डिप्लेशन। सबसे पहले समझते हैं ओजोन। जब भी हम ओजोन लेयर की बात करें, देखिए आपको नोट्स वाइज ये चीज़ें प्रोवाइड भी होंगी, तो जब भी हम ओजोन लेयर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो बातें आती हैं। एक पहली कि ओजोन है क्या, और दूसरी ये लेयर के फॉर्म में है या गैस के फॉर्म में है। तो ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बनती है। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर है कि ओजोन ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बनती है, 3 परमाणु से मिलकर बनती है, जो पृथ्वी के नीचे और ऊपर। यानी ओजोन जब भी हम बात करेंगे, ओजोन गैस की बात करेंगे या ओजोन लेयर की बात करेंगे, तो वो लोअर एटमॉस्फेयर में भी है और अपर एटमॉस्फेयर में भी है। बस दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो लोअर एटमॉस्फेयर की ओजोन होती है वो हमारे लिए यानी ह्यूमन बीइंग के लिए, या कह सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके लिए हानिकारक है। लेकिन जब वही ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है तो वो स्ट्रेटोस्फेयर की ओजोन जो है वो हमारे लिए यूज़फुल है, वो हमारे लिए एक अम्ब्रेला इफेक्ट क्रिएट करती है, वो हमारे लिए लाइफ सेविंग कवर प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ओजोन ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बनती है, जो स्ट्रेटोस्फेयर में भी है और लोअर एटमॉस्फेयर में भी है। ठीक है, अब ओजोन की जो स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है वो हमारे लिए लाइफ सेविंग अम्ब्रेला की तरह काम करती है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर की जो ओजोन लेयर है वो लगभग 1 मिलियन अगर 1 मिलियन एयर के मॉलिक्यूल को देखा जाए तो उसमें लगभग 3 ओजोन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। यानी 1 मिलियन हवा के कणों में 3 कण किसके पाए जाते हैं? ओजोन के पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी इतनी कम मात्रा में स्ट्रेटोस्फेयर की ओजोन है, फिर भी वो हमारी लाइफ के लिए कंपल्सरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं पहले ओजोन बनती कैसे है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना होगा कि पहला पार्ट हमारा है कि ओजोन का फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ठीक है, तो ओजोन के फॉर्मेशन में हम एक, देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक फॉर्मूला, एक रिएक्शन। तो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन के अणु होते हैं, वो सनलाइट में जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेजेस हैं उसके साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, और उससे क्या होता है? ओजोन का निर्माण होता है। ऐसे ही समतापमंडल में ये रिएक्शन चलता रहता है, और इस रिएक्शन के चलते रहने से ओजोन का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होता रहता है? वो स्ट्रेटोस्फेयर में होता रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। फिर हम आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे कि ओजोन का फॉर्मेशन तो हो गया, फिर ओजोन गैस का डिप्लेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन तो आपने देखा, कैसे फॉर्मेशन देखा, देखिए आपको नीचे दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो यूवी सनलाइट से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? 2O। ठीक है, वो ऑक्सीजन में ब्रेक होते हैं। फिर ये ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा? फिर O2 से रिएक्ट करता है और क्या बनाएगा? O3 बनाएगा। और ये तो ओजोन फॉर्मेट हो गई O3, लेकिन फिर यही ओजोन O से रिएक्ट करेगी और फिर ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाती है। इट मीन्स ओजोन क्या है? एक
अनस्टेबल गैस है, मतलब ये बनती भी रहती है स्ट्रेटोस्फेयर में और बिगड़ती भी रहती है। तो बनने और बिगड़ने का ये जो क्रम है वो ओजोन को अनस्टेबल गैस बनाती है। ठीक है, फिर ओजोन में डिप्लेशन कैसे होता है भाई? ओजोन में डिप्लेशन कैसे होता है? ये जो ओजोन है ना, वो ये ओजोन है ये ह्यूमन और नेचुरल यानी मानव और प्रकृति दोनों के द्वारा डिप्लीट होती है, यानी दोनों प्रोसेसेस से डिप्लीट होती है। दोनों प्रोसेस से निकले हुए जो डिप्लेटिंग सब्सटेंस होते हैं उनसे भी डिप्लीट होती है। ठीक है, यही हमें देखना है कि जो समताप मंडल, देखिए हम जब भी ओजोन की बात कर रहे हैं तो हम स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन की बात कर रहे हैं, और स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन में लगभग 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऐसा ही ये जो ऑक्सीजन के ओजोन की लेयर होती है वो 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है, जहां इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा 25 किलोमीटर के आसपास होती है। तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है इसकी 25 किलोमीटर के आसपास है। फिर भी स्ट्रेटोस्फेयर ने समताप मंडल में 15 से 30 किलोमीटर की हाइट पर ये लाइफ सेविंग ओजोन पाई जाती है। ठीक, हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ओजोन का डिप्लेशन। तो ओजोन का डिप्लेशन होता है वो नेचुरल प्रोसेस से भी होता है और मैन मेड प्रोसेस से भी होता है। तो अगर नेचुरल प्रोसेस से देखा जाए तो इसका जो डिप्लेशन है वो बहुत हानिकारक नहीं होता है, लेकिन जो मैन मेड प्रोसेस है, मैन इंड्यूस्ड सब्सटेंसेस हैं, उनसे इसका डिप्लेशन बहुत ज़्यादा होता है। देखिए आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि प्राकृतिक कारक, नेचुरल प्रोसेस और मैन मेड प्रोसेस दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो नेचुरल प्रोसेसेस में कौन है? देखिए नेचुरल प्रोसेस में दो बड़े इसके कॉज हैं। पहला, सन स्पॉट्स के बारे में आपने सुना होगा, सौर्य कलंक के बारे में सुना होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा कि विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल या विच फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन, यानी ओजोन के डिप्लेशन में कौन सा कारक इंपॉर्टेंट है या नहीं है। या ये क्वेश्चन में दे दिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओजोन लेयर केवल प्राकृतिक कारणों से डिप्लीट होती है या सिर्फ मानवीय कारकों से डिप्लीट होती है? तो नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं बनेगा। ओजोन नेचुरल प्रोसेस से और ओजोन मैन मेड प्रोसेस से, दोनों से डिप्लीट होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि ओजोन दोनों प्रोसेस से डिप्लीट होती है, एक प्रोसेस से डिप्लीट नहीं होती है। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि जो मैन मेड प्रोसेस हैं या नेचुरल प्रोसेस हैं ये काम कैसे करते हैं। तो पहले हम देखेंगे नेचुरल प्रोसेस। देखिए नेचुरल प्रोसेस में आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि नेचर का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम, वो सेल्फ सस्टेनिंग है, सेल्फ रेगुलेटरी है। यानी जितने भी पॉल्यूटेंट या डिप्लेटिंग सब्सटेंस रिलीज होते हैं, जिसे नेचर खुद रिलीज करती है, उसको वो रिसाइकल भी कर लेती है, उसको वो सही भी कर लेती है, यानी उसको वो रिसाइकल और रीयूज कर लेती है। लेकिन जब ह्यूमन इंड्यूस्ड मैन मेड जो डिप्लेटिंग सब्सटेंस होते हैं, ये पॉल्यूटेंट होते हैं, जब वो धीरे धीरे एमिट होकर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो नेचर के लिए उसे रिसाइकिल करना, रीयूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तब वो हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि नेचुरल प्रोसेसेस कौन हैं। एक पहले दो पॉइंट में देख लेते हैं कि नेचुरल प्रोसेस में एक है सन स्पॉट प्रोसेस और दूसरा है यूवी रेडिएशन प्रोसेस। तो देखते हैं सन स्पॉट प्रोसेस क्या है, यानी सौर्य कलंक। देखिए सन स्पॉट जो होते हैं उनके बनने और बिगड़ने का एक टाइम पीरियड होता है 11 ईयर्स का। तो उसमें जब सन स्पॉट बनते हैं तो जो सोलर रेडिएशन होता है उसमें इंक्रीजमेंट होता है, उसमें वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं, और वो चार्ज पार्टिकल्स जब पृथ्वी पर टकराते हैं तो नाइट्रोजन गैस और जलवाष्प, यानी जो नाइट्रोजन गैस होती है और जो वाटर वेपर होती है, उसमें डिस्रप्शन होता है, यानी उसमें विघटन होता है, जिससे नाइट्रोजन गैस के डिस्रप्शन से नाइट्रोजन ऑक्साइड और जलवाष्प के विघटन से, यानी इसके डिस्रप्शन से OH यानी हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है किसके, नाइट्रोजन गैस के डिस्रप्शन से, और
हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दोनों ही क्या करते हैं, ये सभी O3 यानी ओजोन से रिएक्ट करके उसके लेवल में कमी लाते हैं। तो पहला क्या होगा, सन स्पॉट बनता है। सन स्पॉट जब बनेगा तो उसकी चार्ज पार्टिकल ज़्यादा होंगे। ये चार्ज पार्टिकल जब पृथ्वी पर आते हैं, टकराते हैं, तो नाइट्रोजन गैस और वाटर वेपर डिस्टर्ब हो जाती है यानी विघटित हो जाती है, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनते हैं। और इससे जब ये ओजोन से रिएक्ट करते हैं तो ओजोन का लेयर धीरे धीरे डिप्लीट होता है। दूसरा नेचुरल प्रोसेस क्या है, यूवी सोलर रेडिएशन, यानी जो यूवी पराबैंगनी विकिरण होता है ये भी ओजोन का विनाश करता है। इस प्रोसेस में O3 का O2 और O में आइसोलेशन हो जाता है, यानी यूवी रेडिएशन जो बनाता है वो भी वही बिगाड़ता है। और दूसरा प्रोसेस क्या है, नेचुरल प्रोसेस, सन स्पॉट के फॉर्मेशन से नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का बनना, जिससे क्या होता है, जिससे ओजोन लेयर डिप्लीट होती है। तो ये क्या था, ये नेचुरल प्रोसेस था। अब आइए देखते हैं ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रोसेस, यानी वो कौन कौन से मानव कारक हैं, मानवीय कारक हैं। ये हमें थोड़ा सा विस्तार से पढ़ना होगा क्योंकि इसमें से बीच बीच के स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो मानव जनित, मैन इंड्यूस्ड में, अब जो मानव जनित प्रक्रिया है ना, उसमें दो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, एक क्लोरीन और एक फ्लोरीन और ब्रोमीन। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये जो होते हैं, इनका एमिशन जब ज़्यादा हो जाता है या ये जब स्ट्रेटोस्फेयर तक जल्दी पहुंचते नहीं हैं, लेकिन जब स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाते हैं किसी अपने बंडल, किसी अपने ग्रुप के साथ, तब वहाँ जाकर जब ये आइसोलेट होते हैं अपने ग्रुप से या अपने रिजर्वॉयर से आइसोलेट होते हैं, जैसे क्लोरीन अगर किसी कंपाउंड के साथ पहुँचा तो वो पूरा कंपाउंड नुकसान नहीं करता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, उस कंपाउंड, वो जो पूरा कंपाउंड है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कोई कंपाउंड है, तो वो जब एटमॉस्फेयर में पहुँचेगा, स्पेशली स्ट्रेटोस्फेयर में, तो वो ओजोन को डिप्लीट नहीं करता है। जब उससे क्लोरीन और ये जो ब्रोमीन है, जब ये वो अपने ग्रुप से, अपने रिजर्वॉयर से, अपने कंपाउंड से आइसोलेट होते हैं, अलग होते हैं, तब ये ओजोन से रिएक्ट करते हैं और डिप्लीट करते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा CFC जैसा कोई कंपाउंड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तो ये क्या करता है, ये ओजोन के विनाश का कारण बनते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें देखिए, ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और कार्बन, ये सभी हैं जिन्हें हेलोकार्बन भी कहते हैं, ये सभी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं। तो ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या करते हैं, ये लोअर एटमॉस्फेयर में नहीं होते। ठीक है, ये धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं ऊपर, और इनका जो डिप्लेशन होता है ना, वो लोअर एटमॉस्फेयर में नहीं होता है, ये अपर एटमॉस्फेयर में ही इनका डिप्लेशन होता है। और लंबे समय तक वायुमंडल में ये लंबे समय तक बने रहते हैं, यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है, इनकी एक और खास बात है, ये लंबे समय तक, सैकड़ों वर्ष तक बने रहते हैं। और जैसे जितने भी दूसरे एयर पोल्यूटेंट होते हैं वो वर्षा के जल के साथ वापस आ जाते हैं, ये नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि ये स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाते हैं, और स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाने के बाद वहाँ बादल बनते नहीं हैं, बादल बनेंगे नहीं तो ये वर्षा के जल के साथ वापस आ नहीं पाएंगे। तो फिर क्या होगा, इनके ग्रुप से जब क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे तत्व अलग होंगे तो वो ओजोन से रिएक्ट करेंगे और उन्हें डिप्लीट करेंगे। ठीक है, जब भी ऐसा होता है कि जो ODS होता है ये स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाता है, तो जो अल्ट्रावायलेट किरणें यानी UV रेजेस होती हैं, वो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं उनसे Cl और ब्रोमीन को अलग कर लेती हैं, और तब क्या होता है, तब ओजोन डिप्लेशन शुरू हो जाता है। अभी हम आगे के देखेंगे कि ओजोन डिप्लेशन का फॉर्म क्या है। ठीक है, फिर देखते हैं ये जो ODS है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है ODS कौन कौन सा ODS है, कौन ODS नहीं है। लंबी सूची है, देखते हैं इसको। पहला क्या है, CFC, इसका जो व्यापारिक नाम उसे फ्रेयॉन भी कहते हैं। फिर ये समताप मंडलीय यानी स्ट्रेटोस्फेयर की जो ओजोन है उसके डिप्लेशन का सबसे बड़ा कारण है। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में विच वन ऑफ
विच वन इज़ द बिगेस्ट कॉज फॉर द ओजोन डिप्लेशन। तो उसमें सबसे बिगेस्ट कॉज कौन है? उसमें सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट ओडियस CFCs है। देखिए CFCs लिखता है, मतलब ये एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो CFC में क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बनी होती है, ठीक है। और लगभग 65 से 110 वर्ष तक ये समताप मंडल में बनी रहती है। 65 से 110 वर्ष तक समताप मंडल में बनी रहती है। आपको देखिए दिख रहा होगा 65 से 110 वर्ष तक अगर ये समताप मंडल में बनी हुई है तो इसका मतलब क्या है? काफ़ी लंबे समय तक बनी रहकर, देखिए 65 से 110 वर्ष तक दिखा रहा है, काफ़ी लंबे समय तक बनी रहेगी। और जब बनी रहेगी तो लंबे समय तक डिप्लेशन भी करेगी। निकलेगी कहाँ से CFC? सबसे बड़ा इसका जो सोर्स होता है वो है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन, यानी जो कूलेंट सिस्टम होता है, उस कूलेंट सिस्टम, जो कूलेंट सिस्टम है यही सबसे बड़ा सोर्स है। किसका सबसे बड़ा सोर्स है? सबसे बड़ा सोर्स है CFCs का। इसके अलावा एरोसॉल स्प्रे, सफाई करने वाले जितने सॉल्वेंट हैं, यानी क्लीनिंग सॉल्वेंट, तो क्लीनिंग सॉल्वेंट, कूलेंट, प्लास्टिक फोम, जितना भी आग बुझाने वाला होता है, यानी फायर वाली जो मशीन्स होती हैं, उन सब में CFC का यूज़ किया जाता है। तो CFC अगर आ जाए सारे CFC सोर्सेज में से कि विच इज़ द बिगेस्ट CFC सोर्स, तो आप किस पे करेंगे? जो कूलेंट वाला सिस्टम है, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। इसके अलावा CFC में कमी कैसे ला सकते हैं? तो आप जानते हैं कि CFC में कमी लाना हो तो सबसे, देखिए कुछ फैक्टर्स, कुछ इसमें प्रोसेस में कुछ जो CFC में कमी लाने की जो टाइप्स हैं वो मैंने लिख रखे हैं। देखिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। पहला क्या दिया है कि अगर आपको यूज़ ना करना हो तो अनप्लग कर दीजिए। अक्सर हम प्लग में कुछ लगाया और चले गए, मोबाइल में लगाया उसका चार्जर और चले गए, तो वहाँ पे अनप्लगिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर दूसरा रिसाइकिल, रिड्यूस एंड रीयूज। देखिए 3R में कौन कौन है? रिसाइकिल, रिड्यूस और रीयूज। क्यों? क्योंकि आजकल क्या है, जो आधुनिक कार्यप्रणाली है वो किस पे डिपेंड है? वो सिर्फ यूज़ एंड थ्रो पे डिपेंड है। लेकिन अब हमें जो भी अपना वर्किंग सिस्टम है, जो भी लिविंग सिस्टम है, उस लिविंग सिस्टम को रिसाइकिल, रिड्यूस और रीयूज पर लाना है, ठीक। फिर ऐसी लाइट्स का यूज़ करना, इसे LED लाइट्स का यूज़ करना, ऐसी लाइट्स का जो एनर्जी एफिशिएंट हो, ऊर्जा को बचा के रखती हों। ऐसे पदार्थों का यूज़ करने से, ऐसी वस्तुओं का, थिंग्स का यूज़ करने से बचना चाहिए। जैसे एरोसॉल कैन, जितना भी स्प्रे कैन होता है उसके यूज़ से बचें। फिर इसके लिए हमें फॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना होगा। क्यों? क्योंकि ये सिंक्स होते हैं, जो एयर पॉल्यूटेंट होते हैं उनके ये सिंक्स होते हैं। इसके अलावा हम अलग अलग गाड़ियों से ना चल करके कारपूलिंग में जाएं। अभी तो खैर ऐसी कंडीशन नहीं है पेंडेमिक की वजह से, लेकिन फिर भी आने वाले समय में कारपूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग और वॉकिंग, यानी पैदल जाना और साइकिलिंग को बढ़ावा अगर हम दें तो CFC के एमिशन को रोक सकते हैं, ठीक। जितना भी पैक्ड फूड होता है, ऐसे पैक्ड फूडों से बचना चाहिए क्योंकि उसमें कुछ गैसेस भरी जाती हैं। फिर लोकल मार्केट से हमें फ्रेश चीज़ें खरीदिए, क्योंकि प्रिजर्वेशन में बहुत सारा केमिकल यूज़ होता है। तो प्रिजर्व किए हुए फूड या प्रिजर्व की हुई सब्जियां या केमिकल फर्टिलाइज़र या बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ की हुई सब्जियों से बचना चाहिए, वस्तुओं से बचना चाहिए। इसलिए लोकल मार्केट के कॉन्सेप्ट को फिर से बढ़ाना होगा हमें। जैसे आजकल आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, तो आत्मनिर्भरता में हमें लोकल मार्केट को अगर बढ़ाएंगे हम, तभी ऐसा हो सकता है। तो CFC के बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFCs, ठीक है। ये फ्लोरीन आधारित गैसों की सेकेंड जनरेशन के पॉल्यूटेंट हैं, सेकेंड जनरेशन के, जिसको CFC के डिस्प्लेसमेंट के रूप में यूज़ किया जाने लगा कि CFC बहुत ज़्यादा हुआ है। तो भाई अब ऐसा नहीं कि CFC का जहाँ यूज़ हो रहा था, तो अगर ऐसा तो नहीं कि CFC बहुत खुशी खुशी यूज़ किया गया था, किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ के
बनने में CFC का यूज़ होता है। अगर कूलेंट, सॉल्वेंट, इन सब में CFC का यूज़ होता है, तो भाई अगर CFC का हम यूज़ करना बंद कर देंगे ताकि ओजोन डिप्लेशन कम हो सके, तो अगर CFC का यूज़ करना बंद करेंगे तो हमें कुछ तो ऐसा चाहिए, कोई गैस ऐसी चाहिए। तो CFC के डिस्प्लेसमेंट के लिए एक नए गैस कंपाउंड का यूज़ किया जाएगा। इसे कहते हैं हम HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक, जिसे HCFC22 या R22 या HCFC 123 या R123 भी कहा जाता है। यूज़ कहाँ होता है इसका? रेफ्रिजरेशन में यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि CFC को डिस्प्लेस किया था इसने। सॉल्वेंट, प्लास्टिक फोम, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी HCFC इसका यूज़ किया जाता था। क्यों किया गया? क्योंकि ये CFC की अपेक्षा कम हानिकारक है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम इसके साथ हो गई कि HCFC ODS के साथ साथ ग्रीन हाउस गैस भी है, और इसका ग्रीन हाउस इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा है। तो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट ज़्यादा होने के कारण भी धीरे धीरे HCFCs को बाहर किए जाने की बातें हो गई। क्यों? क्योंकि एक चीज़ से बच रहा है तो दूसरा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा भी दे रहा है। फिर ऐसे ही हेलेंस, हाइड्रोब्रोमोक्लोरोकार्बन्स। देखिए अब इसमें क्या है, ये यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट है वो है ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन बेस्ड कंपाउंड। हेलेंस और हाइड्रोब्रोमोक्लोरोकार्बन जो है वो ब्रोमीन बेस्ड कंपाउंड है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रोमीन भी जो है वो ओजोन डिप्लेशन का इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है, ठीक है। तो हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ये कंपाउंड यूज़ किया जाता है फायर यानी अग्निशामक यंत्र में, ठीक है। जितना भी मशीन होता है आग बुझाने का, उसमें यूज़ किया जाता है। और आपको ये आपको जानना चाहिए कि जो ब्रोमीन का एटम है, ठीक है, वो क्लोरीन के एटम की तुलना में 100 टाइम ज़्यादा डिप्लेटिंग पावर रखता है। किसका? ओजोन मॉलिक्यूल्स का। आप सोचिए, अगर एक एवरेज होता है कि एक क्लोरीन का जो एटम होता है वो 1 लाख ओजोन एटम्स को डिप्लीट करता है। अब सोचिए उससे 100 टाइम ज़्यादा है ब्रोमीन, मतलब ये जो हेलेन और हाइड्रोब्रोमोक्लोरोकार्बन है वो ज़्यादा हानिकारक हैं, ठीक है। तो 3 हो गया, पहला CFC हो गया, दूसरा HCFC हो गया, और तीसरा हेलेन एवं हाइड्रोब्रोमोकार्बन। अब आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड का एक जो अकेला मॉलिक्यूल होता है वो O3 अणुओं को नष्ट करने में सक्षम होता है, ठीक। और इसके सोर्सेस क्या क्या हैं ये तो हम जान गए कि ये ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है। इंडस्ट्रियल एमिशन यानी नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो होता है वो औद्योगिक एमिशन इसका कारक है। एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। देखिए ये जब एटमॉस्फेयर में पहुंचेंगे तब ये जाके यानी स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचेंगे, जिनमें पहुंचने में इनको 2 से 7 वर्ष लग जाता है, तुरंत नहीं पहुंच पाते हैं। 2 to 7 ईयर्स लगता है इनको पहुंचने में, और जब पहुंचेंगे तब ये अपना काम करते हैं। सुपरसोनिक जेट, सबसे पहला नाइट्रोजन ऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में पहुंचाने का जो योगदान था वो सुपरसोनिक जेटों का ही था। एटमॉस्फेयर में पहुंचे ये, और किसको डिप्लीट किया इन्होंने डिप्लीट किया ओजोन को। फिर जितना भी थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स हैं, नेचुरल इलेक्ट्रिक इमर्शन यानी जो प्राकृतिक विद्युत उत्सर्जन होता है ना, आप देखते होंगे बिजली चमकती है, बिजली कड़कती है, तो वो भी बड़ा कारक है किसका? ओजोन डिप्लेशन का। अब देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट और ध्यान रखिए, जब भी आपको ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस पूछता है तो आपको ऐसे नाइट्रोजन ऑक्साइड देगा, HCFC देगा, HBFC देगा, हेलेंस देगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड देगा, लेकिन कभी कभी आपको इसके जो अंदर फैक्टर्स हैं वो भी पूछ सकता है। ये पूछेगा कि विच इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल या विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन। अब उसमें दे दिया थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स, एक्सप्लोजन ऑफ थर्मोन्यूक्लियर वेपन। तो आप सोचेंगे ये तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने, लेकिन है। क्यों? क्योंकि थर्मोन्यूक्लियर वेपन के एक्सप्लोजन से, विस्फोट से क्या रिलीज होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करती है? डिप्लीट करती है इसको,
ओजोन लेयर को। तो अगर ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि कभी कभी इन ये जो बड़े ओडियसेस हैं, इन ओडियसेस का जो रिलीजिंग पॉइंट होता है उसे भी ध्यान रखा करिएगा, ठीक है। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो पृथ्वी यानी सॉइल से भी निकलती है। जब समतापमंडल में पहुंचती है तो जो यूवी रेजेस हैं उनसे वो डिसरप्ट हो जाती है और NO2 का एक पार्ट NO में चेंज हो जाता है और ये जाकर क्या करता है, ओजोन को डिप्लीट करता है। यानी NO2 जो सॉइल में होती है रिलीज होकर जब एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो यूवी रेजेस से इसका इंट्रैक्शन होता है और तब ये डिसरप्ट हो जाती है, अपघटित हो जाती है और NO में चेंज होके तब जाकर ये ओजोन डिप्लेशन का काम करती है। यानी NO2 ओजोन को डिप्लेट नहीं कर सकता, जिसका एक पार्ट NO आ जाता है तब वो ओजोन को क्या करेगा, डिप्लेट करेगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ और सब्सटेंसेस हैं जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन और क्लोरीन के परमाणु होते हैं, ठीक। ये CFC के उत्पादन में रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए यहीं पे चीज़ें हैं, CFC तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन इसके रॉ मटेरियल के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ किया जाता है और ये ओजोन डिप्लेशन का काम करते हैं। आग बुझाने के यंत्रों में भी इसका यूज़ किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग एजेंट में भी यूज़ किया जाता है, जो इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है, फार्मा में यूज़ किया जाता है, पेंट सॉल्वेंट में भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ किया जाता है और ये एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ CFC। फिर ऐसा ही एक इसमें सब्सटेंस है मिथाइल क्लोरोफॉर्म। अब देखिए मिथाइल क्लोरोफॉर्म CH3CCl3। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्लोरीन और कार्बन, यानी इस कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन सम्मिलित है। और आपको ये पता है कि जब नेचुरल जो प्रोसेस थे उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन ये सभी एटमॉस्फेयर में पहुँच के, स्ट्रेटोस्फेयर में पहुँच करके, नेचुरली पहुँच करके क्या करते थे, ये सभी डिप्लीट करते थे। किसको डिप्लीट करते थे, स्ट्रेटोस्फेयर को। तो ऐसे ही डिप्लेशन में जो मिथाइल क्लोरोफॉर्म है वो भी क्या पहुंचेगा, वो भी क्लीनिंग सॉल्वेंट में यूज़ होता है, गोंद के रूप में यूज़ होता है और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिली होती है। तो जब ये एटमॉस्फेयर में जाता है, देखिए मिथाइल क्लोरोफॉर्म ओजोन डिप्लेशन करेगा नहीं, जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचेगा तब इसकी क्लोरीन, इसके हाइड्रोजन और इसका कार्बन अलग होगा और जब अलग होगा तब ये ओजोन डिप्लेशन का कारण बनेगा। ऐसे ही कुछ और गैसेज हैं जिसे हम फ्लोरिनेटेड गैसेज कहते हैं। इसमें HFC, PFC पर फ्लोरोकार्बन, फिर सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये कुछ और भी गैसेज हैं और कुछ सब्सटेंसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में पहुंचकर इनसे पार्ट्स अलग होकर, यानी इनके कंपोनेंट अलग होकर एटमॉस्फेरिक, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लेशन का कारण बनते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, एक CFC हो गया, HCFC हो गया, हेलेंस और ब्रोमो क्लोरोकार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोपरफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये सभी क्या हैं, ये सभी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस हैं, ठीक है। एक चीज़ और, कभी एग्जामिनेशन में अगर आ जाए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में गैसेस या जो कंपाउंड्स हैं उनको लगाइए जो ओजोन डिप्लेशन कैपेसिटी उनकी जो है उस ओजोन डिप्लेटिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इनको लगाया जाए क्रम में, डिक्रीजिंग फॉर्म में। देखिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया है कि पूरा ये देखिए ये फॉर्म, इसको ऐसे ही आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जब ऐसे ही याद कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगी बातें, ठीक है। तो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस में ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम ओजोन लेयर को, ठीक है। अभी तक तो हमने एक क्विक रिव्यू, मैंने इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक, अगर आपको क्विक रिव्यू देखना है कि ओजोन क्या है, कहाँ है,
कैसे बनती है और कैसे डिप्लीट होती है, तो उसको मैंने यहाँ कर दिया। अब हम यहाँ से थोड़ा सा इसको विस्तार से देखेंगे, ठीक है। ओजोन लेयर क्या है? तो ओजोन लेयर क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल दोनों में पाई जाती है, ये मैंने आपको बता दिया है। और ये करती क्या है, जो स्ट्रेटोस्फेयर की ओजोन लेयर होती है वो यूवी रेजेस को एब्जॉर्ब करती है और एक लाइफ कवर की तरह काम करती है, ठीक है। जो धरातल के पास वाली ओजोन है वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए हानिकारक है, ठीक। अब देखिए मैंने यहाँ पे ओजोन को दो पार्ट में डिवाइड करके दिखाया। देखिए, एक है जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, और दूसरा क्या है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, क्षोभ मंडल की ओजोन। तो समताप मंडल के स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की क्या विशेषता है? देखिए क्या क्या कह रहा है कि O3 का लगभग, यानी ओजोन का जितना भी ओजोन एटमॉस्फेयर में है, चाहे वो स्ट्रेटोस्फेयर में हो चाहे वो ट्रोपोस्फेयर में हो, यानी अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें जितना भी ओजोन है वो ओजोन दो पार्ट में डिवाइड है, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर, जिसमें स्ट्रेटोस्फेयर का ओजोन 90% है, यानी ज़्यादातर ओजोन कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फेयर में, और कितना है, 90% है, और 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। तो ऐसे ही समताप मंडलीय ओजोन जो है, यानी जो ओजोन लेयर है जो 90% है, जो ज़्यादा है, वो यूवी रेजेस के कारण लगातार बनती रहती है और अलग अलग प्रोसेसेस से बिगड़ती भी रहती है। समताप मंडलीय जो ओजोन है वो यूवी रेजेस के 90% जो उसका पार्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, स्पेशली यूवीसी रेजेस को, ठीक है, UVA, UVB, UVC। तो UVA कम हानिकारक होती है, C ज़्यादा हानिकारक होती है, जिसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है, और तब ये पृथ्वी के लिए क्या करती है, एक अम्ब्रेला की तरह काम करती है। जबकि क्षोभ मंडल की ट्रोपोस्फेयर में क्या है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की क्या स्थिति है, ये वायुमंडल में निचले स्तर पे पाई जाती है, पृथ्वी के समीप पाई जाती है, और ये हानिकारक वाली O3 है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉग बनने में सहायता करती है, और जो हमें रिस्पिरेटरी डिजीज बनने के लिए होने में यही रिस्पॉन्सिबल होती है, आई इरिटेशन हो जाता है इससे, ठीक है। इस O3 का निर्माण कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा, O3 जो है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, डायरेक्ट नहीं बनती है। मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट और प्राइमरी पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो जिस फॉर्म में रिलीज होते हैं उसी से हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि ओजोन क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, और ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट डायरेक्ट नहीं बनता है। ये क्या होता है, ये टेम्परेचर यानी सनलाइट के साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो केमिकल जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके साथ बनती है। ये पूरा हमने आपको जब एयर पॉल्यूशन था तब बताया था, ठीक है, फिर से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो क्षोभ मंडलीय जो ओजोन है यही हानिकारक है, लेकिन ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, डायरेक्ट बनती नहीं है, और अगर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, डायरेक्ट नहीं बनती है। चलिए फिर से शुरू करते हैं। ये हमने ओजोन को दो पार्ट में डिवाइड किया था, कौन सा, एक समताप मंडलीय ओजोन, एक क्षोभ मंडलीय ओजोन। तो जो समताप मंडलीय ओजोन थी उसे हम स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन करते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक है, और जो ओजोन का 90% हिस्सा है, ठीक है, जो करती क्या है, जो समताप मंडल से आने वाली 95% यूवी रेजेस को, स्पेशली यूवीसी रेजेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है, जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, वो डायरेक्ट उसी फॉर्म में रिलीज नहीं होती है जिस फॉर्म में वो है। तो वो रिलीज कैसे होती है, तब वो एटमॉस्फेयर यानी लोअर एटमॉस्फेयर में सनलाइट की उपस्थिति में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसकी रिएक्शन से बनती है। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के रूप में बनती है और हमारे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आई इरिटेशन करती है, और साथ में स्मॉग बनने में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है उसमें ओजोन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है,
अब आते हैं हम कि वायुमंडलीय ओजोन का मेजरमेंट कैसे करते हैं। देखिए इसकी यूनिट होती है डॉब्सन यूनिट, और जब यही डॉब्सन यूनिट 220 डॉब्सन यूनिट से कम हो जाता है तब हम कहते हैं कि जो ओजोन की लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। एक डॉब्सन यूनिट जो होती है वो ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है, जो एटमॉस्फेयर में ओजोन को फिल्टर ओजोन मीटर तथा टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा भी मापा जाता है। ठीक है, तो एक तो डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर है, दूसरा वायुमंडलीय ओजोन को फिल्टर ओजोन मीटर और टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा भी मापा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ओजोन को मापने की इकाई क्या है, तो एक इकाई तो वो डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर है, डॉप्सन यूनिट है, डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोमीटर, और उसमें दो और प्रोसेसर हैं जिसमें एक फिल्टर ओजोन मीटर और टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि ओजोन परत का पतला होना, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ओजोन लेयर के पतले होने की जो शुरुआत होती है, यस अब वो तो कब से धीरे धीरे हो रही है नहीं कह सकते, नेचुरल प्रोसेस से तो हो ही रही होगी, लेकिन 1970s में ब्रिटिश सर्वे टीम थी, उस सर्वे टीम ने देखा कि जो समताप मंडलीय ओजोन है उसमें धीरे धीरे क्षति हो रही है, और इस क्षति का जिम्मेदार कौन था, सुपरसोनिक जो विमान थे उनके ट्रांसपोर्टेशन से मानी जाती थी, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 रिलीज करते थे जो एटमॉस्फेयर में NO में टूटती थी और ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। फिर ज़्यादा ऑथेंटिक जो खोज हुई वो 1974 में जो केमिकलिस्ट थे शेरवुड और मारियो, ये इन दोनों ने पहली बार बताया कि CFC के कारण, यानी क्वेश्चन कभी आ जाए कि CFC के कारण ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, इसको बताने वाले कौन थे, तो ये शेरवुड रोलैंड और मारियो मोलिना, ठीक है, इन दोनों ने पहली बार बताया कि CFC ही वो फैक्टर है जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को डिप्लीट कर रही है, ओजोन परत को क्षरित कर रही है, इसके एवरेज कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहा है। फिर बाद में जोसेफ फोरमैन, ये ब्रिटिश अंटार्कटिक टीम के लीडर थे, इनकी सर्वे टीम ने 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडलीय ओजोन की थिनिंग को, यानी ओवर अंटार्कटिका जिन्होंने देखा वो ब्रिटिश सर्वे टीम थी, तो जोसेफ फॉरमैन के नेतृत्व में गई थी, उसने देखा कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन डिप्लेशन हो रहा है या ओजोन थिन हो रही है, ओजोन परत पतली हो रही है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों सिर्फ अंटार्कटिका के ऊपर होती है और कैसे होती है। ठीक है, तो ओजोन विघटन यानी ओजोन डिसरप्शन जो है वो साउथ पोल में स्प्रिंग सीजन यानी सितंबर से नवंबर के बीच में प्रत्येक वर्ष किया गया। बाद में यह स्थिति ओजोन छिद्र कहलाई जाने लगी, नहीं हर वर्ष स्प्रिंग सीजन में, देखिए साउथ इंडिया में स्प्रिंग सीजन सितंबर और नवंबर में आएगा। ठीक है, सितंबर और नवंबर में जब सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा जो स्प्रिंग सीजन है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम ओजोन डिप्लेशन कहते हैं। तभी वो कहा जाने लगा जिसे ओजोन होल, कि हर वर्ष सितंबर से नवंबर के बीच में जो ओजोन डिप्लेशन है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बाद में इसी को ओजोन होल कहा जाने लगा। अब फिर देखते हैं हम, देखिए मैंने इसको अलग से एक अलग पॉइंट के तहत इसे बताया है कि अंटार्कटिका के ऊपर O3 के क्षरण का कारण क्या है, रीज़न फॉर हाईएस्ट ओजोन इरोजन ओवर अंटार्कटिका। तो इसके देखिए 3 कारण हैं। पहला कारण है क्या है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, दूसरा पोलर वॉर्टेक्स है, और तीसरा है यानी ध्रुवीय भंवर, और तीसरा है एक्टिव क्लोरीन इफेक्ट, सक्रिय क्लोरीन प्रभाव। यानी अगर सीधे क्वेश्चन आ जाए कि अंटार्कटिका के ऊपर O3 के डिप्लेशन का कारण क्या है, तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के डिप्लेशन के 3 कारक हैं। कौन कौन से 3 कारक हैं, आप देख सकते हैं 3 कारक कौन कौन से हैं। पहला कारक है ध्रुवीय समताप मंडलीय, दूसरा कारक है ध्रुवीय भंवर, और तीसरा कारक है सक्रिय क्लोरीन। ये 3 कारक हैं। कभी क्वेश्चन आ जाए कौन कौन से, तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं कि ये 3 कारक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, फिर अलग अलग इसको पूरा हम ध्यान से पढ़ते हैं। सीधे से क्वेश्चन आपको 1 2 3 से ही पूछा जाएगा, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं इसके क्या कारण है। देखिए, इसको समझने के लिए पहले हमें एक टाइम को ध्यान में रखना होगा कि जो पोलर
पोल का मतलब यहाँ पर हमें दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे अंटार्कटिका है। और इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और सदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो गर्मी का महीना होता है या जिसे हम समर्स कहते हैं, चाहे वो ड्राई समर हो या वेट समर हो, वो मार्च से शुरू होती है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये क्या होता है, ये समर का महीना होता है। उसके बाद फिर विंटर शुरू हो जाती है, ठीक। और जो बसंत होती है वो कब होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, फेब और मार्च में, तो यहाँ होती है। लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, इसका ठीक उल्टा होता है। यानी जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंडक होगी, और तब दक्षिणी गोलार्ध में वसंत नहीं होगा। जब उत्तरी गोलार्ध में ठंडक होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में वसंत होगा, यानी सितंबर से नवंबर के बीच का टाइम, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा कि ये टाइम सितंबर से नवंबर के बीच का है। कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फेयर में, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ठंडक होती है। अब इस पॉइंट को पढ़ें, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए होता क्या है कि जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होते हैं, जिन नेफ्रियोस क्लाउड्स भी कहते हैं, जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में, समतापमंडल में होते हैं और बहुत ऊंचाई पर होते हैं, लगभग 70,000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। और और ये छोटे छोटे, अब सोचिए पोल्स पे होंगे तो वहाँ ठंडक ज़्यादा होगी, तो ये आइस क्रिस्टल्स के रूप में होते हैं, यानी बर्फ़ के फॉर्म में होते हैं, ठीक। और इन बादलों से जो सूर्य के प्रकाश होता है उसे परावर्तित कर दिया जाता है। आइस क्रिस्टल्स होंगे तो जाहिर सी बात है कि उससे जो सूर्य का प्रकाश आएगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो जो पोलर स्ट्रेटोस्फेयर, जो ये स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं, इन्हें मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है, कलरफुल होते हैं, ठीक। और ये बादल नेचुरली वाटर से और नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रिक अम्ल, अब देखिए यहाँ नाइट्रिक अम्ल आ गया और वाटर वेपर हो गया। और आपको पहले ही मैंने बताया था कि जो नेचुरल फॉर्मेशन होता है प्राकृतिक प्रक्रिया में से बनने वाली जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी NO और जो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोनों जो अलग होती है, ये हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन नेचुरल डिप्लेशन का कारण बनती है। तो यहाँ से भी ये आइस क्रिस्टल से बने होते हैं, ठीक है। और ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघों के जो हिमरवे होते हैं वो जो CFC एटमॉस्फेयर में पहुँचती है, ठीक है, जिसके आइस क्रिस्टल होते हैं, जो CFC एटमॉस्फेयर में पहुँचती है 2 से 7 वर्षों के बाद, तो इस CFC के जो इसकी जो इनर्ट क्लोरीन होती है उसको एक्टिव क्लोरीन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के जो आइस क्रिस्टल होते हैं वो CFC के इनर्ट क्लोरीन को एक्टिव क्लोरीन में चेंज करते हैं। और जब CFC की ये एक्टिव क्लोरीन उससे अपने रिजर्वॉयर यानी CFC के कंपाउंड से अलग हो जाती है तो क्या करती है, तब ये ओजोन डिप्लेशन का कारण बनती है, ठीक है। तो जो बादल होते हैं वो आइस क्रिस्टल से बने होते हैं, आइस क्रिस्टल से बने होते हैं। अब ये आइस क्रिस्टल ही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, आइस क्रिस्टल ही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। यानी अगर ये आइस क्रिस्टल नहीं होते तो क्या होता, तो CFC से जो क्लोरीन है वो जो इनएक्टिव क्लोरीन थी वो एक्टिव क्लोरीन के रूप में फॉर्म नहीं होती और ओजोन डिप्लेशन नहीं होता। तो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल पहला फैक्टर हो गया। फिर ध्रुवीय भंवर यानी पोलर वर्टेक्स, आपको पता है कि पोल्स के चारों तरफ हवाएं चलती हैं स्ट्रेटोस्फेयर के आसपास, ठीक है। वो कैसे, वो सर्कुलर वे में चलती हैं, चक्रीय स्थिति में चलती हैं। तो ये जो पोलर वॉर्टेक्स होता है यानी पवनों का क्या होता है, ये एक पैटर्न होता है जो साइक्लोन्स के समान बहुत तेज़ी से ध्रुवों के चारों तरफ ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में बहुत तेज़ी से हवाएं चलती रहती हैं, ठीक। और ये हर ध्रुवों की तरफ चलती रहती हैं। पोलर वॉर्टेक्स का जो तापमान होता है वो बहुत कम होता है, यूजुअली -40 डिग्री होता है, लेकिन कभी कभी ये -80 डिग्री तक पहुंच जाता है। और ये क्या करती हैं, ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती हैं। यानी जो ध्रुवीय
समताप मंडलीय क्लाउड है उसके निर्माण में सहायक होती हैं। और यही ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल फिर अपना काम करता है, यानी पोलर वॉर्टेक्स जो होता है वो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। और जब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनेगा तो उसके आइस क्रिस्टल जो होते हैं वो CFC की इनएक्टिव क्लोरीन को एक्टिव क्लोरीन में चेंज करेंगे और फिर वही क्लोरीन क्या करेगी, वही क्लोरीन एटमॉस्फेयर में जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है उसको क्या करेगी, डिप्लीट करेगी। फिर देखते हैं ये क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्लोरीन नाइट्रेट, ठीक है, इसके क्या होते हैं, ये स्थिर यौगिक होते हैं। कौन सा, देखिए सक्रिय क्लोरीन के प्रभाव, एक्टिव क्लोरीन इफेक्ट तीसरा है। तो एक्टिव क्लोरीन इफेक्ट में क्या होता है, क्लोरीन जो होता है वो HCl और क्लोरीन नाइट्रेट के रूप में होता है, यानी क्लोरीन अकेला तो होता नहीं है, ये आपको मैंने बताया है। तो ये अपने रिजर्वायर्स में होता है, जो भी क्लोरीन एटमॉस्फेयर में होती है अपने रिजर्वायर्स यानी किसी कंपाउंड के थ्रू पहुंचती है तो HCl और क्लोरीन नाइट्रेट के रूप में होती है, ठीक है। ये स्टेबल कंपाउंड होते हैं, स्थिर कंपाउंड होते हैं। क्लोरीन को किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने के लिए पहले क्या करना होता है, इस कंपाउंड से अलग होना होगा। और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो होते हैं वो उसके आइस क्रिस्टल्स इस क्लोरीन को उसके यौगिक से अलग कर देते हैं, और अलग कर देते हैं तो अलग हुई जो क्लोरीन है वो क्या करेगी, वो एक्टिव क्लोरीन हो जाएगी और वो जो ये स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है उसको क्या करेगी, डिप्लीट करेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि जो ओजोन छिद्र होता है या ओजोन होल होता है वो सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर होता है, अन्य देशों के ऊपर नहीं होता है, ठीक। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो ओजोन डिप्लेशन है वो सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका के ऊपर है, ना कि उन देशों के ऊपर जो ओजोन डिप्लेशन जो CFC को ज़्यादा एमिट करते हैं। तो इसका क्या कारण है, देखिए मैंने इसको अलग से लिख रखा है। तो इसके देखिए मैंने 3 कॉजेज लिखे हैं। पहला कॉज क्या है, देखिए पहला कॉज दिया हुआ है कि CFC 2, 3, ये तीनों कॉज हैं। ये तीनों कॉज आप ऐसे ही याद कर लीजिए, याद करेंगे तो चीज़ें आसान होंगी, ठीक है। अब देखिए पहला कि CFC गैस समताप मंडल में पहुंचने में 2 से 7 वर्ष का समय लेता है। और पहला क्या, वायु उसको चारों तरफ फैला देती है, ठीक है, कि पहुंचने में ही बहुत दूर लगता है और जब ऊपर पहुंचता है तो हवा जो होती है उसको वो चारों तरफ फैला देती है। यानी ऐसा नहीं होता है कि जिस देश ने CFC को एमिट किया हो उसी के ऊपर CFC बनी हुई हो, ऊपर तो पहुंचेगी लेकिन बहुत टाइम लगेगा, 2 से 7 ईयर। और तब तक क्या होगा, जो हवा होती है अपर ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में उसको चारों तरफ ग्लोब में फैला देती है, ठीक। फिर दूसरा कारण क्या है कि जो एक्सट्रीम कोल्ड एटमॉस्फेयर है और जो फ्रीजिंग वॉर्टेक्स विंड है, यानी जो बर्फीली भंवरदार पवने हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है और 6 माह की रात्रि, ये सभी परिस्थितियाँ जो कंडीशन है वो क्लोरीन के जो कंपाउंड्स हैं, जो रिजर्वायर्स हैं, उससे क्लोरीन को मुक्त करने में मदद देती है। जबकि वो देश जो सब ट्रॉपिक्स में हैं, ट्रॉपिक्स में हैं, जो ज़्यादा CFC को एमिट करते हैं, वो ऐसी कंडीशन में नहीं होते हैं जहाँ पे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बन सके, वॉर्टेक्स फ्रीजिंग विंड्स आ सकें, ज़्यादा लंबे समय तक की रात हो गई, ठंडा और बढ़े और अपने रिजर्वायर से, अपने कंपाउंड से क्लोरीन ब्रोमीन अलग होकर एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन को डिप्लीट कर सके। फिर साउथ पोल में जो फ्रंट की स्थिति होती है, जो वाताग्र की स्थिति होती है, वो नॉर्दर्न ध्रुव की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो ये 3 कारण है जो क्या करते हैं, जो मदद करते हैं साउथ पोल पे अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन डिप्लेशन को, ठीक है। अब देखिए इफेक्ट्स क्या होता है, भाई इफेक्ट भी तो कुछ होगा, ऐसा तो है नहीं कि अगर स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन अपघटित होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीट होती है तो क्या उसके कारण है। देखिए इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, आप भी ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि अगर मेंस में लिखने को आएगा तो बस आपने 2 लाइन खींची, एक डायरेक्ट इफेक्ट एक इनडायरेक्ट इफेक्ट, और दोनों को लिख दिया। डायरेक्ट इफेक्ट में क्या होगा, पहला तो हमारा जो
रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम होता है, वो वीक हो जाएगा। तब हम क्या हो जाएंगे, ज़्यादा सस्पेक्ट हो जाएंगे। किसके लिए, डिजीज़ के लिए। स्किन कैंसर बहुत बड़ा इम्पैक्ट, मोतियाबिंद, कैटरैक्ट्स हो जाएगा। धीरे धीरे हमारा डीएनए जो है वो भी डैमेज होगा, जिससे जो आनुवांशिकता है, हेरिडिटी है, वो प्रभावित हो जाएगी। यानी हमारे जो पेरेंट्स के गुण हैं वो हमारे को नहीं मिलेंगे। उसके बाद ये तो हुआ ह्यूमन पे इम्पैक्ट। बहुत सारी भेड़ों में ये प्रॉब्लम देखी गई कि उनमें आँख, जो नॉर्वे के आसपास या पोल्स के आसपास की कंट्रीज थी, वहाँ ये प्रॉब्लम देखी गई। उसके बाद यूवी रेजेस में इम्पैक्ट पौधों पे भी होगा, क्यों नहीं होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनकी जो डेवलपमेंट है पौधों का वो ब्रेक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और क्या होगा, और जो ओशन यानी सागरीय परतंत्र, देखिए जो ओशन इकोसिस्टम होता है वो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम होता है, और उसके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ये अपर लेयर में होते हैं, 200 मीटर की गहराई तक जहाँ सूर्य पहुँचता है, सूर्य की प्रकाश पहुँचती है। तो अपर लेयर में पाए जाने वाले, अपर ओशियनिक सी लेवल में पाए जाने वाले जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो बेस होते हैं इकोसिस्टम के, ओशियनिक इकोसिस्टम के, उनमें क्या होता है, उनमें अगर यूवी रेजेस की मात्रा ज़्यादा आ गई तो वो इकोसिस्टम जो होता है, ओशियनिक इकोसिस्टम, उसको वीक बनाएगा, जिससे फाइटोप्लैंक्टन्स का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। और अगर फाइटोप्लैंक्टन्स का प्रोडक्शन कम हुआ तो उसके दो बड़े इम्पैक्ट पड़ेंगे। पहला इम्पैक्ट कि ओशियनिक इकोसिस्टम ब्रेक हो जाएगा, और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगेगी, क्योंकि ये सिंक होते हैं कार्बन के, ठीक है। इसके अलावा जितने और सभी जीव जंतु होते हैं उनका जो डेवलपमेंट है ओशन में वो रुक जाएगा, चाहे वो मछली हो, केकड़ा हो और दूसरे एम्फीबियस हों, वो सब क्या होंगे, उनका जो विकास है वो रुक जाएगा, क्योंकि उनके जो लार्वा बनने में ही मुश्किल आने लगेगी। तो ये सब डायरेक्ट इम्पैक्ट है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट में क्या होगा, देखिए जब यूवी रेजेस किसी प्लास्टिक पे पड़ती हैं तो जो प्लास्टिक होता है उससे निकलने वाली गैसेस एक्सट्रीम टॉक्सिक हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर NO2 को यूवी रेजेस NO में चेंज कर सकती है तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिससे उसके केमिकल को अलग कर सकती है, तो यहाँ भी वो काम करेगी। फिर जो पौधे का साइज़ है, उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे, क्योंकि जो पौधे होते हैं वही प्रोड्यूसर्स हैं, वही फिजिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज भी करते हैं, ठीक। फिर जो उनका डेवलपमेंट टाइम है वो चेंज हो जाएगा। बहुत सारी ऐसे फसलें हैं जिनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम क्यों होगा, सॉइल के न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे, जो सीड्स है उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो उनके न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये ओजोन का एक पूरा एक स्ट्रक्चर था जिसमें हमने क्या देखा, ओजोन को। अब अगर हमने इस चैप्टर को पूरा ध्यान से पढ़ा एक बार फिर, तो ओजोन लेयर से कोई भी क्वेश्चन आएगा कम हम गलत नहीं करेंगे। तो हमने देखा कि ओजोन का फॉर्मेशन क्या होता है। देखिए इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक जनरल पॉइंट और एक स्पेसिफिक पॉइंट। तो जनरल पॉइंट में क्या था, ओजोन का फॉर्मेशन, ओजोन है कहाँ, देखिए फार्मूला के साथ हमने दिया हुआ है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ओजोन डिप्लेशन कैसे होता है, ओजोन डिप्लेशन के जो सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस को भी ध्यान से देखा, क्योंकि सब्सटेंस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज आ सकते हैं। फिर ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के बाद हमने देखा कि ओजोन लेयर क्या है। फिर हम सेकेंड स्टैंडर्ड टाइम में आए कि ओजोन लेयर है क्या, लोअर एटमॉस्फेयर की ओजोन कैसे है, अपर एटमॉस्फेयर की ओजोन कैसे है। फिर हमने देखा कि मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ओजोन की थिनिंग क्या है, अंटार्कटिका के ऊपर ही क्यों होती है, क्या क्या उसके प्रोसेसेस हैं। तो आई थिंक, और फिर हमने देखा लास्ट में कि इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है। तो आई थिंक इसमें कोई भी पॉइंट आपसे अब छूटा नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट और बचता है, जिस पॉइंट पे जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं, ग्लोबल प्रयास हैं ओजोन डिप्लेशन को रोकने के लिए, तो वो हम दूसरे वीडियो में देंगे। इस वीडियो के साथ जो नोट्स है देखिए बहुत ही क्लियरली है, मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें मार्किंग नहीं की ड्यूरिंग द वीडियो, क्योंकि मार्किंग करने में कभी कभी क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन बिगड़ने लगता है। तो मार्किंग नहीं है, सामने सारे आप कुछ सब कुछ है। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और नोट्स को भी ध्यान से देखते रहिएगा, तो आपको पूरी क्लियरिटी होगी।
आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ओजोन के जो डिप्लेशन को रोकने के लिए इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं हम उसको देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।